हेलो एवरीवन, इंपीरियल एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो स्टूडेंट पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि भविष्य में आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। फिर शुरू करेंगे आज की हमारी धमाकेदार क्लास। जल्दी से लिंक को शेयर कर दें, फिर क्लास चालू करेंगे। आज बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए जो बहुत ही हेल्प करेंगे आपको एग्ज़ाम को क्रैक करने में। प्लीज़ लिंक को शेयर नहीं करते हो आप, और जब क्लास ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद में बताते नहीं हो कि क्लास कैसी थी, गुड थी, बैड थी, अच्छी थी, कैसी थी। प्लीज़ कमेंट करके बताया करें। और अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे और बेल आइकन नहीं दबाएंगे तब तक आपके पास अगली क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आएगा और आप वो क्लास मिस कर सकते हो। इसीलिए न्यू स्टूडेंट्स हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। कल शाम को केमिस्ट्री की क्लास हुई थी, जितना मैंने सोचा था उससे भी ख़राब रिस्पॉन्स रहा और अभी तक उस पर 100 लाइक्स भी नहीं हुए हैं। फिर भी आज शाम को क्लास लगेगी आपकी, शाम को सही 8:30 बजे क्लास लगेगी आपकी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा सवाल है, पहला सवाल, केले में पनामा बीमारी किसके द्वारा होती है? केले में पनामा बीमारी किसके द्वारा होती है? इसको पनामा विल्ट के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी माइकोप्लाज्मा और ऑप्शन डी कोई नहीं। बताइए जल्दी से, केले में पनामा विल्ट बीमारी किसके द्वारा होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केले में जीवाणु, कवक, माइकोप्लाज्मा या कोई नहीं। जिसने ऑप्शन बी जवाब दिया है कवक, बिल्कुल सही जवाब है। जो न्यू स्टूडेंट आए हैं वो लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। जब तक आप जवाब नहीं दोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपका पढ़ा हुआ आपके काम नहीं आएगा। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी टेस्ट सीरीज चलती है उसको ज्वाइन करने की कोशिश करें। ज़्यादा से ज़्यादा जितनी प्रैक्टिस होगी आपकी उतना ही ज़्यादा आप अच्छे तरीके से बिल्कुल फ्री माइंड से आप एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओगे। अगला सवाल है हमारा, स्ट्रॉबेरी का प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? जो स्ट्रॉबेरी होती है उसका प्रवर्धन पूछा गया है यहाँ पर। ऑप्शन ए सकर्स, ऑप्शन बी क्राउन, ऑप्शन से राइजोम और डी रनर्स। बताइए जल्दी से। ऑप्शन ए सकर्स, ऑप्शन बी क्राउन, ऑप्शन सी राइजोम और डी रनर्स। जिसने डी जवाब दिया है रनर्स, बिल्कुल सही जवाब है। जैसे स्ट्रॉबेरी जो दूब घास होती है उसमें क्या होता है, छोटे छोटे रनर्स निकलते हैं और दूब घास धीरे धीरे फैलती जाती है। उसी प्रकार के रनर्स होते हैं इसके अंदर। और इस रनर से क्या होता है, रनर से पौधा एक पौधे से दूसरे पौधे की तरफ बढ़ता है, एक पौधे से दूसरे पौधा बन जाता है अगर उन रनर्स को हम उगाएं तो। अगला सवाल है हमारा, अंगूर उत्पादन में व्यावसायिक स्तर पर कौन सा जैव नियंत्रक काम में लेते हैं? देखिए, अंगूर उत्पादन में व्यावसायिक स्तर पर कौन सा जैव नियंत्रक काम में लिया जाता है? ऑप्शन ए साइटोकाइनिन, ऑप्शन बी जिब्रेलिन, ऑप्शन सी एथिलीन और ऑप्शन डी ऑक्सीन। बताइए जल्दी से। अंगूर में उत्पादन में व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन को बढ़ाने के लिए जिब्रेलिन डाला जाता है। जिसने बी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो अंगूर की खेती की जाती है, देखिए अंगूर का पेड़ नहीं होता है, अंगूर की बेल होती है। और जो अंगूर की बेल होती है जब उसको उगाते हैं हम तो वो फैलती है और उसको फैलने के लिए किसी आधार की ज़रूरत होती है। तो हम खेत में क्या करते हैं, खेत में बहुत सारे खंभे लगाते हैं और उस पर क्या होती है, वो अंगूर की बेल फैलती है। और उसके बाद में अब यहाँ पर क्वेश्चन था उत्पादन कैसे बढ़ाएंगे, तो उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन सा हम डालेंगे, हम जिब्रेलिन हार्मोन का उपयोग करेंगे, जिब्रेलिन हार्मोन का छिड़काव करेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था अंगूर उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन सा हार्मोन आप डालोगे? तो अंगूर उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन सा हार्मोन डालोगे? जिब्रेलिन हार्मोन डालोगे। क्वेश्चन वहाँ इजी वे में नहीं पूछा जाएगा आपसे, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है हमारा, क्रिकेट बॉल किसकी किस्म है? क्रिकेट बॉल किसकी किस्म है? ऑप्शन ए लोकाट, ऑप्शन बी अमरूद और ऑप्शन सी लीची और ऑप्शन डी चीकू। बताइए जल्दी से। जो जो क्रिकेट बॉल वैरायटी है या किस्म है वो किस फसल की है? लोकाट, अमरूद, लीची या चीकू। जिसने लीची जवाब दिया है गलत है। जो क्रिकेट बॉल वैरायटी है वो चीकू की है। किसकी है? दे ऑप्शन सही होगा इसमें, डी वाला चीकू बिल्कुल सही है। और जो क्रिकेट बॉल होती है वो बिल्कुल थोड़ा चीकू जो होता है बड़े आकार का होता है और चीकू को इंग्लिश में हम बोलते हैं सपोटा।
चीकू को इंग्लिश में हम सपोटा बोलते हैं, तो वहाँ अगर ऑप्शन में आपके पास चीकू नहीं आता है और सपोटा आता है तो प्लीज़ सपोटा या चीकू एक ही चीज़ है, उसी को राइट करिएगा। अगला सवाल है हमारा, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, बार बार पूछा जाता है, इसको ध्यान से सुनिएगा, पूरी बात समझाता हूँ। नींबू की किन्नों किस्म किसका संकरण है? नींबू की किन्नों किस्म किसका संकरण है? ऑप्शन ए किंग इंटू विलो लीफ, ऑप्शन बी किंग इंटू ओवरी, ऑप्शन सी किंग इंटू क्लियोपेट्रा और ऑप्शन डी किंग इंटू डैंसी। बताइए इसका जवाब ए, बी, सी या डी। बिल्कुल, जिसने ए जवाब दिया है किंग इंटू विलो लीफ, बिल्कुल सही जवाब है। जो नींबू की किन्नों किस्म है वो कौन सी किस्म है? जो किंग फ्रूट था उसका मेल और विलो लीफ का फीमेल, इन दोनों को संकरण करवा के किन्नों को विकसित किया गया था। और किन्नों को सबसे पहले एच.बी. फ्रॉस्ट नामक साइंटिस्ट, ध्यान से सुनिए, एच.बी. फ्रॉस्ट नामक साइंटिस्ट ने कैलिफोर्निया अमेरिका में है, वहाँ पर विकसित किया था। और उसके बाद में ये जो फ्रूट है पाकिस्तान में आया और पाकिस्तान से इस फल को भारत लाया गया। ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान से इस फल को भारत लाया गया था। और ये जो किन्नू फ्रूट होता है बिल्कुल जो संतरा होता है हमारा वैसा ही होता है, लेकिन थोड़ा बड़ा होता है और स्वाद भी वैसा ही होता है। तो ये थी किन्नू के बारे में जानकारी। अगला सवाल है, अमरूद में फसल नियमन यानी कि क्रॉप रेगुलेशन के लिए कौन सा हार्मोन उपयोग में लिया जाता है? क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। अमरूद में फसल नियमन के लिए कौन सा हार्मोन लिया जाता है उपयोग में, यानी कि कौन सा हार्मोन हम छिड़काव करें जिससे अमरूद की फसल लगातार हमें मिलती रहे? ऑप्शन ए होगा, यहाँ पर 31 नहीं है, बाय मिस्टेक ये सारे ऑप्शन थोड़े इधर उधर हो गए हैं, सिर्फ इस सवाल में ही हुए हैं। तो बताइए इसका जवाब क्या होगा? अमरूद में फसल नियमन, जिसने लास्ट वाला ऑप्शन दिया है GA3, बिल्कुल सही जवाब है। जिब्रेलिक एसिड 3 बोलते हैं इसको जिब्रेलिक एसिड 3 बोला जाता है। तो जिब्रेलिक एसिड 3 क्या होगा? अमरूद में फसल नियमन क्रॉप रेगुलेशन के लिए उपयोगी हार्मोन। अगला सवाल है हमारा, अनार में खाने वाला भाग कौन सा होता है? बताइए जल्दी से। अनार में खाने वाला भाग, ऑप्शन ए पेडुकल, ऑप्शन बी एंडोस्पर्म, ऑप्शन सी थैलेमस और ऑप्शन डी एरिल। बताइए जल्दी से, पेडुकल, एंडोस्पर्म, थैलेमस या एरिल। जिसने डी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो अनार में खाद्य भाग होता है वो क्या कहलाता है? एरिल कहलाता है। और ये जो एरिल होता है, ये अनार के जो दाने होते हैं वो ही एरिल होते हैं। अनार के दाने क्या कहलाते हैं? एरिल कहलाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो अनार का खाने वाला भाग है वो एरिल होगा। अगला सवाल है हमारा, इंपॉर्टेंट सवाल है, निम्न में से कौन सा फल विटामिन सी का अच्छा स्रोत माना जाता है? निम्न में से कौन सा फल विटामिन सी का अच्छा स्रोत माना जाता है? ऑप्शन ए आंवला, ऑप्शन बी बेर, ऑप्शन सी बील और ऑप्शन डी सेव। जल्दी से बताइए, आंवला, बेर, बील या सेव। बताइए जल्दी से, निम्न में से कौन सा फल विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है? जिसने ए जवाब दिया है आंवला, बिल्कुल सही जवाब है। जिसने ए जवाब दिया है आंवला, बिल्कुल सही जवाब है। विटामिन सी का जो सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है वो आंवला को माना जाता है। अगर हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाती है तो उससे कौन सा रोग हो जाता है? उससे हो जाता है, विटामिन सी की कमी से हो जाता है स्क्रवी रोग। ध्यान रखिएगा, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होगा? स्क्रवी रोग होगा। और स्क्रवी रोग का लक्षण क्या है? जो हमारे मसूड़े होते हैं, जो दांत के नीचे जो मसूड़े होते हैं, वो मसूड़े क्या हो जाते हैं? वो मसूड़े धीरे धीरे सूजने लग जाते हैं, उनसे खून आता है और ये इसका मुख्य लक्षण है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विटामिन सी का जो दूसरा नाम है वो क्या है, तो विटामिन सी का दूसरा नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल थे, बार बार पूछे जाते हैं विटामिन सी से रिलेटेड। अगला सवाल है हमारा, सिट्रस कैंकर किसके द्वारा होता है? बहुत ही जो नींबू वर्गीय फसल है उसमें सबसे ज़्यादा होने वाला रोग है ये। सिट्रस कैंकर किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए वायरस, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी जीवाणु और ऑप्शन डी कीट। बताइए जल्दी से, वायरस, कवक, जीवाणु या कीट। ए, बी, सी या डी। पूरा ऑप्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, ए, बी, सी या डी लिख दीजिए। और मैं बहुत बार देखता हूँ स्टूडेंट्स फालतू की बकवास करते रहते हैं कमेंट बॉक्स में, तो ऐसा मत करिए। आपका ये उपयोगी समय है, इसको उपयोग में लीजिए। सिट्रस कैंकर, जिसने जवाब दिया है जीवाणु, बिल्कुल सही जवाब है। जीवाणु बिल्कुल सही जवाब है। जो सिट्रस कैंकर होता है वो किससे होता है? जीवाणु से होता है। जेंथोमोनास पीवी सिट्राई नामक जीवाणु होता है। जेंथोमोनास जीवाणु होता है, उसके द्वारा क्या होता है? सिट्रस कैंकर होता है।
पूछ ले किस में होता है, तो जो नींबू वर्गीय फसल होती है उसमें मुख्य रूप से सिट्रस कैंकर की जो रोग होता है सिट्रस कैंकर का वो होता है। तो ध्यान रखिएगा, सिट्रस कैंकर नींबू में होता है, जीवाणु से होता है, जीवाणु का नाम है जेंथोमोनास। अगला सवाल है हमारा, केले की बंची टॉप बीमारी के कारक विषाणु का मुख्य वाहक है। ध्यान से क्वेश्चन को सुनिए, फिर उसके बाद में उसका सही जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन को वापस सुनिए एक बार, केले की बंची टॉप, तो अब इससे आपको क्या पता चल गया कि जो बंची टॉप बीमारी है वो किस में होती है, वो होती है केले में। फिर आगे क्या है, बीमारी का कारक विषाणु, तो बीमारी का कारक क्या है, विषाणु है। तो केला, उसमें बंची टॉप बीमारी होती है, बीमारी का कारक होता है विषाणु, यानी बीमारी को जो करता है वो कौन होता है, विषाणु होता है। और उसका मुख्य वाहक पूछा है अब, यानी कि जो विषाणु होता है वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कैसे जाता है, तो उसका जो वाहक होगा वही तो उसको लेके जाएगा। अब ऑप्शन है आपके, ए एफिड, बी कवक, सी वायरस और डी जीवाणु। बताइए जल्दी से, ए बी सी या डी। केले की जो बंची टॉप बीमारी होती है उसमें विषाणु को या वायरस को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लह जाने का कार्य कौन करता है। जिसने ऑप्शन ए जवाब दिया है एफिड बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्या होता है, वापस से ध्यान से सुनिएगा सारी बात। जो केला होता है उसमें दो बीमारियां लगती है, एक तो लगती है बंची टॉप और एक सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन था पनामा विल्ट। तो बंची टॉप तो लगती है वायरस से और पनामा विल्ट लगती है कवक से। पनामा विल्ट कवक से और बंची टॉप लगती है हमारी वायरस से। अब क्या होता है, जिस पेड़ में, वैसे तो केले का पेड़ एक पेड़ नहीं होता, उसको हम शाख बोलते हैं क्योंकि उसमें लकड़ी नहीं पाई जाती केले के पेड़ में, उसमें रेशे पाए जाते हैं। तो जो केला होता है उसमें क्या होता है, जिस भी पेड़ में बंची टॉप की बीमारी हो जाती है वहाँ पर एफिड कीट आके बैठता है। कौन सा कीट, एफिड कीट होता है एक मक्खी से थोड़ा बड़ा, वो कीट आके बैठता है। और वो कीट जब आके बैठता है तो वहाँ पर जब संक्रमण हो रखा होता है तो वहाँ पर बहुत सारे वायरस रहते हैं। तो जैसे ही वो आके बैठता है तो जो वायरस होता है वो उसके पैरों के चिपक जाता है। फिर जब वो दूसरे किसी स्वस्थ पौधे पर जाके बैठता है तो वो वायरस वहाँ पर छूट जाते हैं, जैसे अभी कोरोना वायरस फैल रहा है उसी प्रकार। तो इस प्रकार से क्या हो जाता है, जो एफिड होता है वो, उसको पता नहीं है कि मैं वाहक हूँ किसी चीज़ का, पर वो होता है और वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर या स्वस्थ पौधे या बीमार पौधे से स्वस्थ पौधे में बंची टॉप के वायरस को फैला देता है। तो ध्यान रखिएगा, ये मुख्य बातें हैं, ये सवाल आते हैं हर बार। अगला सवाल है हमारा, केले की अधिकतर प्रजातियाँ होती हैं, जो केला होता है उसकी प्रजातियाँ कैसे होती है। अभी ये ऑप्शन दिया गया है, ए ट्रिप्लॉइड, ऑप्शन बी डिप्लॉइड, ऑप्शन सी हैप्लॉइड और ऑप्शन डी हेक्साप्लॉइड। बताइए जल्दी से, फिर बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है। ए बी सी डी, केले की अधिकतर प्रजातियां। जिसने ऑप्शन ए जवाब दिया है ट्रिप्लॉइड बिल्कुल सही जवाब है। जिसने ए जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो ट्रिप्लॉइड होता है उसका हिंदी अर्थ होता है त्रिगुणित। उसका हिंदी अर्थ क्या होता है, त्रिगुणित होता है। जैसे जो हमारे गुणसूत्र होते हैं उसके आधार पर द्विगुणित गुणसूत्र है, त्रिगुणित गुणसूत्र है या चतुर्थ गुणित गुणसूत्र है। तो जो केले में गुणसूत्र होते हैं वो द्विगुणित गुणसूत्र होते हैं और उस आधार पर जो केले की प्रजातियां हैं वो कौन सी प्रजातियां होगी, वो कौन सी प्रजातियां होगी, वो सारी ट्रिप्लॉइड होगी, त्रिगुणित। ठीक है, तो ट्रिप्लॉइड त्रिगुणित होगी और केले की प्रजातियां सारी वो हैं, वो क्या होगी, ट्रिप्लॉइड या त्रिगुणित कहलाएगी। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला सवाल है, अंगूर में चिकन व हैन, सबसे पहले जो सुपरवाइजर का एग्जाम हुआ था उसमें ये सवाल आया था, बिल्कुल आया था। मैं जो सवाल बताता हूँ बिल्कुल किसी को कैरी करके ही बताता हूँ। तो ये सवाल पूछा गया था, अंगूर में हैन व चिकन की जो कायिक विकार है वो किसकी कमी से होता है। फिर आपको बताएंगे कायिक विकार क्या होता है। तो अगर आता है तो बता दीजिए कि अंगूर में हैन व चिकन का जो कायिक विकार है वो किस तत्व की कमी से होता है। ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी बोरोन, ऑप्शन सी मैग्नीशियम और ऑप्शन डी कार्बन। बताइए जल्दी से, ए बी सी डी लिख दीजिए बस। अंगूर में हैन व चिकन अवस्था किससे होगी। जिसने बी जवाब दिया है, बी जवाब दिया है जिसने, अंगूर में हैन व चिकन अवस्था बोरोन से होती है, बिल्कुल सही जवाब है। अंगूर की जो ये हैन व चिकन अवस्था है बोरोन तत्व की कमी से होता है। अब देखो कायिक विकार क्या होता है। सबसे पहले समझिए, जो कोई भी पेड़ होगा या कोई भी पौधा होगा या कोई भी जीव होगा उसमें तीन प्रकार से उसमें समस्या उत्पन्न हो सकती है। तीन प्रकार कौन कौन से होंगे। सबसे पहला विकार तो ये होगा, या सबसे पहला प्रकार ये होगा कि उसमें किसी प्रकार की कोई बीमारी लग जाए उस पौधे में, तो बीमारी लग गई तो वो एक रोग हो गया। या फिर उसमें किसी प्रकार का कोई कीट लग जाए,
कीट लग जाए तो वो कीट के द्वारा फैलेगा, तो ये दूसरा हो गया। फिर तीसरा होता है एक कायिक विकार। कायिक विकार इसीलिए उत्पन्न होता है जब उसमें किसी न किसी पोषक तत्व की कमी हो जाती है, तो फिर उससे क्या होता है, कायिक विकार उत्पन्न हो जाता है। और वो कायिक विकार किसी पोषक तत्व की कमी के कारण या फिर वातावरण की प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण ही उत्पन्न होता है, बाकी किसी वजह से उत्पन्न नहीं होता है। जैसे सपोज दैट्स हैंड एंड चिकन अवस्था हो रही है, क्यों हो रही है, क्योंकि बोरोन तत्व नहीं है मिट्टी में। पौधों को बोरोन तत्व की आवश्यकता है, पौधे के शरीर में बोरोन तत्व की कमी हो गई, और बोरोन तत्व की कमी होते कौन सा रोग हो गया, चिकन और हैन अवस्था हो गई। ठीक है, अगर दूसरा कोई, जैसे सपोज दैट कोई दूसरा एग्जांपल लें, जैसे जो आलू होता है, आलू में आपने देखा होगा कभी आप काटते हो तो बाहर से बिल्कुल साफ रहता है और अंदर से क्या होता है, अंदर से वो एकदम काला निकलता है कभी कभी, तो उसको बोलते हैं आलू का काला हृदय रोग। तो वो कैसे हो जाता है, वो इसलिए हो जाता है कि जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जड़ क्षेत्रों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है पौधों को, आलू के पौधों को, तो उस अवस्था में क्या होता है, जो जो आलू होते हैं उनके अंदर ये काला सीरा रोग उत्पन्न हो जाता है। तो ध्यान रखना, काला हृदय रोग जो होता है वो आलू में होता है ऑक्सीजन तत्व की कमी के कारण। तो एक बार फिर से बता देता हूँ, जो कायिक विकार होते हैं वो किसी न किसी पोषक तत्व की कमी से होंगे। जितने भी अपने पास पोषक तत्व होते हैं, 17 पोषक तत्व, उसकी कमी से होंगे, या अगर उससे नहीं हो रहे हैं तो वातावरण की किसी प्रतिकूल परिस्थिति के कारण होंगे। तो समझ गए होंगे आप। अनुकूल का मतलब होता है पौधे के अनुसार, प्रतिकूल का मतलब होता है पौधे के विपरीत। अगर पौधे को ठंड चाहिए और गर्मी हो रही है तो उसमें फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर या कायिक विकार उत्पन्न हो जाएगा। कायिक विकार को इंग्लिश में बोलते हैं फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो देखो, इतने अच्छे तरीके से मैंने इस क्वेश्चन में ही आपको एक्सप्लेन किया है। प्लीज़ जाते समय अच्छा सा कमेंट करके जाया करें ताकि मुझे भी एप्रिसिएशन मिलता रहे। अगला सवाल है आपका, काली पत्ती किसकी किस्म है? काली पत्ती किसकी किस्म है? ऑप्शन ए अनार, ऑप्शन बी भी अनार हो गया, सॉरी गलत मिस्टेक होगी, यहाँ पर आम मान लो आप। ऑप्शन ए अनार, ऑप्शन बी आम, ऑप्शन सी सपोटा और ऑप्शन डी अंगूर। बताइए जल्दी से, अनार या इस ऑप्शन ए को हटा दीजिए, तीन ही ऑप्शन में से बता दीजिए, अनार, सपोटा या अंगूर। बताइए क्या होगा इसका आंसर। काली पत्ती किसकी प्रसिद्ध किस्म है? जिसने से जवाब दिया है, सपोटा जवाब दिया है जिसने, बिल्कुल सही जवाब है। जो काली पत्ती किस्म है वो किसकी है? सपोटा की है। और ये सपोटा जो होता है इसको हम चीकू के नाम से जानते हैं। तो मैंने अभी पहले जो क्वेश्चन आया था उसमें बताया भी था आपको कि जो सपोटा होता है वही हमारा चीकू होता है। तो चीकू को इंग्लिश में सपोटा बोला जाता है। और काली पत्ती इसी की वैरायटी है, और क्रिकेट बॉल भी वैरायटी किसकी है? सपोटे की है। अगला सवाल है L49, जिसको बोलते हैं L49। L49 ये इंग्लिश नेम नहीं है, ये हिंदी में भी वहाँ पर भी ऐसा ही लिखा हुआ आएगा, बस L हिंदी में लिखा हुआ आ जाएगा। तो यहाँ पर L49 किसकी किस्म में पूछा है, फिर इसका दूसरा नाम भी बताऊंगा आपको। बताइए जल्दी से, L49 किसकी किस्म है? ऑप्शन ए सेव, ऑप्शन ए सेव, ऑप्शन बी जिंक, ऑप्शन सी सिंक और ऑप्शन डी अमरूद। ये थोड़ा मिस प्रिंट हो चुका है, क्या करें। आप तो बता दीजिए, सेव, केला, आम या अंगूर, कौन सा होगा? सेव, केला, आम या अंगूर। तो L जो 49 किस्म है वो होती है अमरूद की। बता देता हूं मैं, L49 किस्म किसकी होती है? अमरूद की होती है। L49 किस्म अमरूद की होती है, ध्यान से सुनिएगा, L49 किस्म अमरूद की होती है। और इसका जो दूसरा नाम है उसको हम बोलते हैं सरदार अमरूद। क्या बोलते हैं? सरदार अमरूद बोलते हैं। और सरदार अमरूद L49 किस्म है वो अमरूद की है। कहाँ से निकली है? केंद्रीय, इसको एप्पल ऑफ ट्रॉपिकल के नाम से भी जाना जाता है, और केंद्रीय फल अनुसंधान केंद्र कानपुर से इसको निकाला गया है। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, गेहूं की फसल में आइसोप्रोट्यूरान और आगे लिखा हुआ है एरिलोन का प्रयोग बुआई के कितने दिनों बाद करते हैं? ध्यान से क्वेश्चन को सुनिए और फिर उसके बाद में जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन बहुत ही क्रिटिकल है, इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि गेहूं की फसल में आइसोप्रोट्यूरान यानी कि एक शाकनाशी है, खरपतवारनाशी है, जिसको हम बोलते हैं एरिलोन, का प्रयोग बुआई के कितने दिनों बाद करना चाहिए? जैसे हमने गेहूं की बुआई कर दी, अब बुआई करने के कितने दिनों बाद हम खरपतवार को नष्ट करने के लिए आइसोप्रोट्यूरान का उपयोग करें? बताइए। ऑप्शन ए है हमारा बुआई के 10 दिन बाद, ऑप्शन बी है हमारा बुआई के 25 दिन बाद, ऑप्शन सी है हमारा बुआई के 35 दिन बाद,
और ऑप्शन डी है बुआई के 50 दिन बाद। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब। आइसोप्रोट्यूरान का उपयोग कब करेंगे? जिसने ऑप्शन सी वाला जवाब दिया है बुआई के 35 दिन बाद, बिल्कुल सही जवाब है। जो आइसोप्रोट्यूरान होता है हम उसका प्रयोग कब करते हैं? हम उसका प्रयोग करते हैं जब खेत में खरपतवार बढ़ जाते हैं, तो उसको कम करने के लिए आइसोप्रोट्यूरान का उपयोग किया जाता है। और ये कब करते हैं? कम से कम 35 दिन बाद, जब फसल हमने बो दी है और फसल 35 दिन की हो गई है या 30, 32 या 35, 36 दिन की हो गई है, उसके बाद में ही इसका प्रयोग किया जाता है। और जो आइसोप्रोट्यूरान है वो हमें मार्केट में या बाज़ार में आइसोप्रोट्यूरान के नाम से कम और एरिलोन के नाम से ज़्यादा मिलेगा। तो अगर आइसोप्रोट्यूरान का आपको ट्रेड नेम पूछ ले तो ट्रेड नेम क्या होगा? एरिलोन होगा। तो ध्यान रखिएगा, आइसोप्रोट्यूरान ही एरिलोन है और एरिलोन ही आइसोप्रोट्यूरान है। ठीक है, क्योंकि गंगाधर ही शक्तिमान है और शक्तिमान ही गंगाधर है, इस चीज़ को आप जानते हो। अगला सवाल है हमारा, गेहूं की फसल में 2,4-D का प्रयोग किया जाता है। जो गेहूं की फसल होती है उसमें 2,4-D का प्रयोग कब करते हैं? अब देखो, जो आइसोप्रोट्यूरान था वो भी खरपतवार नाशी था, शाकनाशी था, और ये 2,4-D है, ये भी एक खरपतवार नाशी है, शाकनाशी है। इसका उपयोग भी हम खरपतवार को नष्ट करने के लिए करेंगे। अब ऑप्शन ए है अंकुरण के 35 दिन बाद, ऑप्शन बी बुआई के पूर्व, यानी हमने खेत में बीज बोया नहीं है उससे पहले, या फिर बुआई के बाद और अंकुरण से पहले। जैसे आज हमने खेत बो दिया शाम को और 2-3 दिन में वो उगेंगे, उससे पहले ही हम क्या करेंगे? 2,4-D का उपयोग कर लेंगे। या फिर ले बाई प्रयोग, जिसमें फसल उगेगी और खरपतवार होगे तो करेंगे, वरना नहीं करेंगे। बताइए कौन सी अवस्था होगी फसल की 2,4-D, गेहूं की फसल में 2,4-D का प्रयोग कब करेंगे? इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस प्रकार के, क्योंकि स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं और कंफ्यूज करने वाले सवाल ही वो आपसे पूछेगा बार बार। जिसने जवाब दिया है अंकुरण के 35 दिन बाद, ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही जवाब है। जो गेहूं की फसल में 2,4-D का उपयोग किया जाता है वो बिल्कुल सही है, अंकुरण के 35 दिन बाद करते हैं। तो आइसोप्रोट्यूरान और 2,4-D का उपयोग कब करेंगे? अंकुरण के 35 दिन बाद किया जाएगा। अगला सवाल है हमारा, गेहूं की फसल के लिए देर से बुआई, पानी भराव वाले क्षेत्र, लवणीय, क्षारीय तथा पेटा कास्त वाली भूमि में बीज दर रखते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है, एक ही सवाल में 5 आंसर दे दिए हैं आपको, या एक ही सवाल में आपको 5 सवाल पूछ लिए गए। देखो, गेहूं की फसल के लिए आपको देर से बुआई करनी है। अगर आप देर से बुआई कर रहे हो तो कितनी बीज दर उपयोग में लोगे? पानी भराव वाला क्षेत्र है, खेत में आपके पानी भरता है, तो कितनी बीज दर उपयोग में लोगे? अगर आपकी जो मिट्टी है वो लवणीय है या क्षारीय है तो कितनी लोगे? अगर आपकी जो भूमि है वो पेटा कास्त वाली है तो कितनी बीज दर लोगे? तो इन सब का भी जो जवाब है वो एक ही होगा। बताइए जल्दी से। ऑप्शन ए 100 किलोग्राम प्रति हेक्टर, ऑप्शन बी 125 किलोग्राम प्रति हेक्टर, ऑप्शन सी 150 किलोग्राम प्रति हेक्टर, और ऑप्शन डी है 175 ग्राम प्रति हेक्टर। अब आपको बताना है ए, बी, सी या डी। जिसने बी जवाब दिया है बिल्कुल सही है, और जिसने ए जवाब दिया है उनका सही है, लेकिन कैसे है वो मैं बताऊंगा आपको। तो ऑप्शन बी वाला 125 किलोग्राम प्रति हेक्टर बिल्कुल सही जवाब माना जाएगा। आपका जवाब सही है। अब देखो क्या होता है, गेहूं की जो फसल होती है उसमें देर से बुआई, पानी भराव, लवणीय क्षेत्र, ये सब वाली जो होंगी, इसमें क्या करेंगे हम? बीज दर को थोड़ा ज़्यादा रखेंगे। अब कितना ज़्यादा रखेंगे वो देखो, वो पहले आप जानो सामान्य बीज दर को, तब आपको समझ में आएगा। अब आपसे अगर सवाल पूछा जाता है परीक्षा में कि गेहूं की फसल की बीज दर बताइए, या फिर आपसे पूछा जाता है गेहूं की फसल की सामान्य बीज दर बताइए, तो आपका क्या होगा आंसर? 100 किलोग्राम। गेहूं की फसल की बीज दर पूछी जाती है आपसे, सिर्फ और सिर्फ बीज दर पूछी गई है। ऐसा कुछ भी सवाल में नहीं है कि देर से बुआई, पानी भराव वाला क्षेत्र, या लवणीय है या क्षारीय है। तो आपका आंसर होगा 100 किलोग्राम। और जेट 2012 में ये सवाल पूछा गया था कि गेहूं की सामान्य बीज दर होगी, तो गेहूं की सामान्य बीज दर स्टूडेंट वहां पर 125 किलोग्राम करके आए थे, जबकि 100 किलोग्राम सही थी। तो गेहूं की जो फसल सामान्य बीज दर पूछी जाएगी तो जवाब देना है आपको 100 किलोग्राम। अब किसी भी फसल में आपसे पूछ ले कि जो देर से बुआई कर रहे हैं हम, पानी भराव वाला क्षेत्र है, गेहूं की बात नहीं है, कोई सी भी फसल हो, देर से बुआई कर रहे हैं, पानी भराव वाला क्षेत्र है, या लवणीय है या क्षारीय है या पेटा कास्त वाली है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको 25% सीड रेट को इंक्रीज करना है, 25% बीज दर बढ़ानी है। जैसे आपको अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो बीज दर है बाजरे की, या आपसे पूछ लिया जाए कि जो जवार की बीज दर है, सपोज दैट वो सामान्य बीज दर 10 किलोग्राम है।
अब ज्वार की सामान्य बीज दर 10 किलोग्राम है, आपको देरी से बुआई करनी है, तो उस 10 किलोग्राम बीज में आपको 25% और ऐड करनी है। तो 10 किलोग्राम का 25% और ऐड किया आपने, तो 10 किलोग्राम का 25% होगा 2.5 किलोग्राम, तो फिर उसमें 2.5 किलोग्राम ऐड कर दिया, तो कितना हो गया 12.5 किलोग्राम। तो इस प्रकार से आप किसी भी फसल की देर से बुआई की बीज दर, पानी भराव वाली बीज दर, लवणीय क्षेत्र वाली बीज दर, पेटा काश्त वाली बीज दर सब निकाल सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा 25% बीज दर को सिर्फ और सिर्फ बढ़ाना है। 25% बीज दर बढ़ाने से क्या होगा, गेहूं की जो फसल, कोई सी भी जो फसल है उसकी देरी से बुआई, पानी भराव वाला क्षेत्र वाली आ जाएगी। ठीक है, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ऐसे बोलते हैं कि सर जल्दी चलिए जल्दी चलिए, जल्दी का काम शैतान का होता है। जब तक आप सवाल को समझोगे नहीं, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करोगे, तब तक आप कितने ही क्वेश्चन सोल्व कर लो, बिल्कुल आपके लिए कोई काम का नहीं है वो। इसीलिए डिस्कशन के साथ सोल्व करोगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। अब इसमें मैंने 4 सवाल बताए आपको, चारों इंपॉर्टेंट थे और नॉलेज मिली वो अलग। अगला सवाल है, गेहूं की कौन सी किस्म में 2,4-D का प्रयोग करते हैं? गेहूं की कौन सी किस्म में 2,4-D का प्रयोग नहीं करते हैं पूछा है, ध्यान से सुनिएगा। ऑप्शन ए सोनालिका, ऑप्शन बी अर्जुन, ऑप्शन सी खाड़चिया 65 और ऑप्शन डी मेघदूत। बताइए जल्दी से, गेहूं की कौन सी किस्म में 2,4-D का प्रयोग नहीं करते हैं? बताइए जल्दी से, कौन सी किस्म में नहीं करेंगे 2,4-D का प्रयोग? जिसने जवाब दिया है अर्जुन, बिल्कुल सही जवाब है। गेहूं की कौन सी किस्म 2,4-D का प्रयोग नहीं करेंगे? अर्जुन में 2,4-D का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये संवेदनशील होती है इसके प्रति, और जैसे ही हम 2,4-D डालते हैं तो खरपतवार तो नष्ट होते ही हैं, परंतु जो गेहूं के पौधे होते हैं, अर्जुन जो गेहूं की किस्म है उसके जो पौधे होते हैं उनको भी नुकसान होता है। तो उनको भी नुकसान होता है और उनकी जो पत्तियों की संरचनाएं होती हैं वो बदल जाती हैं, पत्ता मुरझा जाता है। इसीलिए क्या किया जाता है, गेहूं की जो 2,4-D किस्म है, गेहूं का जो खरपतवारनाशी है 2,4-D, उसको अर्जुन किस्म में हम नहीं डालते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अर्जुन HD 2009 इसका दूसरा नाम है। आगे आएगा सवाल, अगला है गेहूं का वानस्पतिक नाम। सबको आता है आपको गेहूं का वानस्पतिक नाम, ट्रिटिकम एस्टिवम इसको बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, गेहूं का वानस्पतिक नाम, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ओराइजो सेटाइवा को मानते हैं, ओराइजो सेटाइवा नहीं है, गेहूं का वानस्पतिक नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखो और बता देता हूँ, ओराइजा सेटाइवा है जवार का, जिया मेज है मक्का का, और होर्डियम वल्गेर, होर्डियम वल्गेर किसका है? होर्डियम वल्गेर है जवार का। ओराइजा सेटाइवा चावल, जिया मेज मक्का, होर्डियम वल्गेर जवार। अगला सवाल है, गेहूं सा किस प्रकार का खरपतवार है? इंपोर्टेंट सवाल है, गेहूं सा किस प्रकार का खरपतवार है? ऑप्शन ए 1 वर्षीय खरपतवार, ऑप्शन बी द्विवर्षीय खरपतवार, ऑप्शन सी बहुवर्षीय खरपतवार, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए जल्दी से, ए बी सी या डी, गेहूं सा कौन सा खरपतवार है, बताना है आपको। अब इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हो, देखो गेहूं सा, सबसे पहले आपको यह पता लगाना है कि गेहूं सा में जो गेहूं सा जो खरपतवार है वो किस फसल का है। तो यहाँ तो सीधा सा दिख रहा है, तो गेहूं सा या गेहूं के जैसा, तो गेहूं सा गेहूं के जैसा नकलची खरपतवार है एक, तो किसकी फसल का है? गेहूं का खरपतवार है। अब आपको पता भी ये भी लगाना है कि गेहूं की फसल हमेशा 1 वर्षीय होती है, द्विवर्षीय तो होती नहीं है, 2 साल तक तो उसको उगी हुई नहीं रहती है वो, तो 1 साल तक ही उगी रहती है। तो खरपतवार भी कौन सा होगा? खरपतवार भी 1 साल का ही होगा। तो ध्यान रखिएगा, जो गेहूं सा होता है उसका जो खरपतवार होता है गेहूं सा, वो 1 वर्ष का होता है, या उसका जीवन काल 1 वर्षीय होता है। तो समझ गए होंगे गेहूं सा का जीवन काल कितने साल का होगा? 1 वर्ष का होगा। अगला सवाल है, गेहूं की सोनालिका किस्म में लोक 1 के पौधे बिना पोए उग जाए तो कौन सा खरपतवार कहलाएगा? अब ध्यान से सुनिए इस क्वेश्चन को, क्या पूछा है इसमें। हमने गेहूं की सोनालिका किस्म को खेत में उगा लिया, लेकिन कुछ पौधे, कुछ प्रतिशत, लगभग 1% पौधे लोक 1 किस्म के भी बिना बोए ही उग गए। अब जो गेहूं की हमारी मुख्य फसल है सोनालिका, उसके अंदर लोक 1 का पौधा क्या कहलाएगा? किस प्रकार का खरपतवार कहलाएगा? ऑप्शन ए निरपेक्ष खरपतवार, ऑप्शन बी सापेक्ष खरपतवार, ऑप्शन सी अवांछित खरपतवार, और ऑप्शन डी नकलची खरपतवार। ए बे से या दे, ए बे से दे, बताइए जल्दी से, ए बी सी डी क्या जवाब होगा?
जिसने से जवाब दिया है अवांछित खरपतवार, बिल्कुल सही जवाब है। जो गेहूं की सोनालिका किस्म में अगर लोग एक का पौधा उग जाता है तो वो अवांछित खरपतवार कहलाएगा। अगला सवाल है हमारा, गेहूं की फसल में कतार से कतार की दूरी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गेहूं की फसल में कतार से कतार की दूरी बतानी है आपको। ऑप्शन ए 22.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 25 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी 25.5 सेंटीमीटर। बताइए कतार से कतार की दूरी। कतार से कतार की दूरी का मतलब ये है, जब खेत में हम गेहूं की फसल उगा रहे हैं तो एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच में कितना गैप छोड़ना है, कितनी दूरी छोड़नी है, ये बताना है आपको। तो जिसने ए वाला जवाब दिया है 22.5 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही जवाब है। गेहूं की फसल में कतार से कतार की दूरी कितनी रखेंगे हम, 22.5 सेंटीमीटर रखेंगे। ये बिल्कुल एग्जिट डाटा है, 22.5 से 22.6 भी नहीं होगा, 22.5 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी रखी जाएगी, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है हमारा, गेहूं की कौन सी किस्म में 2,4-D के प्रभाव से बालियों में अंगुलियों की तरह संरचना हो जाती है। अभी मैंने पहले बताया था आपको, इसी का जवाब बताया था मैंने आपको कि जो गेहूं की फसल होती है उसमें हम 2,4-D डाल देते हैं, तो 2,4-D के कारण क्या होता है, कौन सी किस्म प्रभावित होती है, बताया था मैंने। तो आंसर दीजिए इसका, फिर बताऊंगा क्या होगा इसका प्रभाव, ए, बी, सी या डी। जवाब दीजिए जल्दी से। जिसने बी जवाब दिया है अर्जुन, गलत जवाब है उनका। अब आप कहोगे सर आपने तो अर्जुन के बारे में ही बताया था। अब ध्यान से सुनिए, ऑप्शन देखिए एक बार। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी होता है लेकिन ऑप्शन वो ऐसे घुमा के देता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हो, फिर सोचते हो यार अब क्या करें। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने के साथ साथ ऑप्शन को भी ध्यान से पढ़ना पड़ता है। तो ऑप्शन पूछा है यहाँ पर, ऑप्शन ए वाला जो है वो है HD 2009, ऑप्शन दूसरा है अर्जुन, ऑप्शन तीसरा है ए और बी दोनों, और ऑप्शन जो चौथा है वो है कोई नहीं। तो जो अर्जुन है उसी का दूसरा नाम है HD 2009। मैंने बताया था उस क्वेश्चन में लास्ट में, सबसे लास्ट में मैंने बताया था कि जो अर्जुन किस्म है उसी को हम HD 2009 के नाम से जानते हैं। और जब हम इस किस्म में 2,4-D डालेंगे तो क्या होगा, जो बालिया होगी वो कैसी हो जाएगी, बालिया अंगुलीनुमा हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। कैसी हो जाएगी, अंगुलीनुमा हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, जो गेहूं की 2,4-D किस्म है, जो गेहूं का 2,4-D खरपतवारनाशी है वो हमेशा अर्जुन और HD 2009 किस्म में बिल्कुल भी नहीं डालना है। तो आपके अगर घर पर गेहूं बोया है तो ध्यान रखिएगा ये नहीं डालना है बिल्कुल भी। अगला सवाल है, अगर आप सुनिए, एक इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और बता देता हूं। अगर यहाँ पर 2,4-D की जगह आपसे आइसोप्रोट्यूरान पूछ लिया जाए तो भी इसका सही जवाब होगा। 2,4-D और आइसोप्रोट्यूरान, आइसोप्रोट्यूरान का मैंने नाम बताया था आपको, एरिलोन बोलते हैं। तो एरिलोन और आइसोप्रोट्यूरान और 2,4-D दोनों का ही इस पर हानिकारक प्रभाव होता है, तो दोनों ही इसमें नहीं डालते हैं। 2,4-D और आइसोप्रोट्यूरान दोनों ही HD 2009 या अर्जुन वैरायटी में बिल्कुल भी नहीं डालते हैं, ध्यान रखिएगा इसका। अगला सवाल है, गेहूं किस वानस्पतिक कुल की फसल है। गेहूं किस वानस्पतिक कुल की फसल है। ऑप्शन ए सोलेनेसी, ऑप्शन बी ग्रेमिनी, ऑप्शन सी मालवेसी और ऑप्शन डी क्रूसीफेरी। बताइए जल्दी से, गेहूं किस वानस्पतिक कुल की फसल है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं उनको ये भी नहीं आता अभी तक। सोलेनेसी, ग्रेमिनी, मालवेसी, क्रूसीफेरी। जिसने जवाब दिया है ऑप्शन बी वाला ग्रेमिनी, बिल्कुल सही जवाब है। अब देखो, इससे रिलेटेड एक जानकारी और दे देता हूँ। गेहूं वानस्पतिक कुल आपसे पूछ लिया जाए, ऑप्शन में ग्रेमिनी नहीं है, लेकिन आपको ऑप्शन में फेबेसी दे रखा है, सॉरी पोएसी दे रखा है। क्या दे रखा है, पोएसी दे रखा है। तो ग्रेमिनी का ही उपकुल होता है पोएसी, ध्यान रखना। और पोएसी में आती है ये सारी फसलें। तो ग्रेमिनी या पोएसी एक ही कुल है, और जो गेहूं का पौधा है वो ग्रेमिनी का है या पोएसी का है। और इसके अंदर भी एक और नाम होता है पेपिलियोनेसी, वो आपसे इतना डीप नहीं पूछेंगे, तो आप तो ग्रेमिनी या पोएसी ध्यान रख लेना। अगला सवाल है हमारा, गेहूं में दीमक नियंत्रण हेतु, अब ये 4 लाइन पढ़ी, इतने में ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि जो दीमक होता है वो गेहूं की एक हानिकारक समस्या है। गेहूं में दीमक बिल्कुल, जो गेहूं होता है उसमें दीमक बहुत बुरी तरह से लगता है और मुख्य समस्या है ये गेहूं की फसल की। ध्यान रखना, दीमक मुख्य समस्या किस फसल की है, गेहूं की है। तो 3 शब्द में एक क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया आपका। फिर आगे बढ़ते हैं। दीमक नियंत्रण हेतु प्रति हेक्टर एंडोसल्फान 35 EC की कितनी मात्रा प्रयोग करेंगे। अब ये भी समझ में आ गया आपको कि दीमक का नियंत्रण करना है हमें,
तो कौन सी दवाई डालेंगे, एंडोसल्फान 35 EC दवाई डालेंगे। गेहूं की जो फसल है उसका मुख्य कीट है दीमक, दीमक की फसल के लिए एंडोसल्फान, दीमक की जो रोग प्रकोप हो गया तो एंडोसल्फान डालेंगे। अब मात्रा बतानी है कितनी डालेंगे, ऑप्शन ए 2.5 लीटर, ऑप्शन बी 3.5 लीटर, ऑप्शन सी 5.5 लीटर और ऑप्शन डी कोई 1.5 लीटर। बताइए जल्दी से, 2.5 लीटर, 3.5 लीटर, 1.5 लीटर और 5.5 लीटर। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब। जिसने 2.5 लीटर जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो गेहूं की फसल होती है, गेहूं की फसल में दीमक जब लग जाता है तो 2.5 लीटर की मात्रा में हम घोल बनाते हैं एंडोसल्फान का और उसका छिड़काव करते हैं। अब एक बात और ध्यान कर लीजिए, 1 हेक्टर में आपको अगर किसी भी खरपतवार नाशी या रोगनाशी या कीटनाशी का छिड़काव करना है तो हमेशा 1000 लीटर का घोल बनेगा। 1 हेक्टर में कितने पानी का घोल बनाओगे, 1 हेक्टर में 1000 लीटर पानी का घोल बनाओगे। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि 1 हेक्टर में क्षेत्रफल या एरिया कितना होता है तो 1 हेक्टर में एरिया या क्षेत्रफल होता है 10,000 वर्ग मीटर। 10,000 वर्ग मीटर अगर एकड़ में पूछा जाता है तो एकड़ में होगा 2.47 एकड़, 2.47 एकर्स। अगर आपसे बीघा में पूछा जाता है तो आपको जवाब देना है 4.5 बीघा। तो इतना नहीं पूछता है लेकिन फिर भी ये नॉलेज में होना जरूरी है। तो देखिए एक क्वेश्चन में 5-5 क्वेश्चन कंप्लीट करवा रहा हूँ मैं आपको, ध्यान से पूरी क्लास को अटेंड करना। कुछ ना कुछ यहाँ से सीख कर ही जाओगे, कुछ ना कुछ क्या बहुत कुछ सीख कर ही जाओगे यहाँ से। और फालतू टाइम वेस्ट करना है तो अभी जा सकते हो। अगला सवाल है, गेहूं में संकरी पत्ती वाले खरपतवार को किस खरपतवार नाशी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए एक बार। गेहूं में हमें जो संकरी पत्ती वाले खरपतवार हैं वो उग गए हैं, अब उनको किस खरपतवार नाशी द्वारा नियंत्रित करना है। क्योंकि जो खरपतवार नाशी होते हैं वो लगभग 2-3 प्रकार के होते हैं, चौड़ी पत्ती वाले अलग, संकरी पत्ती वाले अलग और छोटी पत्ती वाले अलग, बड़ी पत्ती वाले अलग, इस प्रकार के खरपतवार नाशी होते हैं। अब गेहूं की फसल में हमें क्या करना है, संकरी पत्ती वाले खरपतवार नाशी को नष्ट करना है। ऑप्शन ए 2,4-D है, ऑप्शन बी आइसोप्रोट्यूरान है, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी कोई नहीं। ए, बी, सी या डी बताइए जल्दी से। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब। जिसने आइसोप्रोट्यूरान जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो संकरी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं उनको नियंत्रित करने के लिए आइसोप्रोट्यूरान का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग करेंगे हम, आइसोप्रोट्यूरान का उपयोग करेंगे। आइसोप्रोट्यूरान, चौड़ी पत्ती का नाम आएगा तो 2,4-D, ध्यान रखना, चौड़ी पत्ती का नाम आए तो 2,4-D और संकरी पत्ती का नाम आए तो आइसोप्रोट्यूरान। और इस प्रकार का सवाल आएगा आपके जेट में। अगला सवाल है, गेहूं में सिंचाई की सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिक अवस्था पूछी है यहाँ पर। बताइए, इससे रिलेटेड मैं 4 सवाल बताऊंगा आपको भी। गेहूं में सिंचाई की सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिक अवस्था है, ऑप्शन ए शीर्ष जड़ जमने पर, ऑप्शन बी फूल आते समय, ऑप्शन सी दूधिया अवस्था और ऑप्शन डी दाना पकते समय। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। यहाँ पर डी नहीं है, कोई बात नहीं, डी ही समझे आप इसको। अब बताइए शीर्ष जड़ फुटान, फिर बताऊंगा आपको क्रांतिक अवस्था क्या होती है और इसके बारे में सारी जानकारी दूंगा। जिसको आता है जवाब दे दीजिए। जिसने ए जवाब दिया है शीर्ष जड़ जमने पर, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो गेहूं में सिंचाई की मुख्य क्रांतिक अवस्था होती है वो अवस्था होती है शीर्ष जड़ जमने पर, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं CRI स्टेज। क्या बोलते हैं, CRI स्टेज बोलते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए ये कितने दिनों में आती है तो इसका जवाब होगा 21 दिनों में आती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें पत्तियां कितनी होती हैं तो पत्तियां उस अवस्था में कितनी होती है, 2 से 3 पत्तियां होती हैं। ठीक है, अब बता देता हूँ। देखो क्रांतिक अवस्था क्या होती है। क्रांतिक अवस्था का मतलब होता है कोई ना, जो भी पौधे होते हैं हमारे उनको जल की आवश्यकता होती है। ठीक है, उनको किसकी आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है। लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है जब अगर उनको आपको सिंचाई जल आपने उनको उपलब्ध नहीं करवाया तो वो पौधा क्या हो जाएगा, बिल्कुल नष्ट हो जाएगा, सूख जाएगा, डेड हो जाएगा, मर जाएगा। तो वो ही अवस्था जब पौधे को सबसे ज़्यादा मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है वो अवस्था क्रांतिक अवस्था कहलाती है। अगर उस समय आपने उसको पानी नहीं दिया तो पौधा क्या हो जाएगा, मर जाएगा या सूख जाएगा। तो समझ गए आप, शीर्ष जड़ फुटान बोलते हैं जो गेहूं की अवस्था होती है उसको, और क्रांतिक अवस्था भी समझ गए होंगे। तो एक्सप्लेन करते हुए चलूँगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन आने की कोशिश कीजिए आप। अगला सवाल है, गेहूं के आटे में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है।
बताइए जल्दी से, गेहूं के आटे में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ऑप्शन ए केसीन प्रोटीन। आप ये इनको मत देखिए, ये थोड़े गलत प्रिंट हो चुके हैं आज। ऑप्शन ए केसीन प्रोटीन, ऑप्शन बी ग्लूटीन प्रोटीन, ऑप्शन सी एल्ब्यूमिन और ऑप्शन डी जीन प्रोटीन। बताइए जल्दी से, ए बी सी या डी? ए है केसीन, बी है ग्लूटीन, सी है एल्ब्यूमिन और डी है जीन। बताइए जल्दी से, ए बी सी डी। जिसने जवाब दिया है बी वाला ग्लूटीन प्रोटीन, बिल्कुल सही जवाब है। गेहूं में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी होगी? ग्लूटीन प्रोटीन होगी। इस ग्लूटीन प्रोटीन को हम प्लास्टिक प्रोटीन भी कहते हैं। तो गेहूं की प्लास्टिक प्रोटीन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो क्या जवाब होगा? ग्लूटीन प्रोटीन। हम जब गेहूं की रोटी बनाते हैं तो क्या करते हैं, हम रोटी बना ली और उसको तवे पर सेक ली। तवे पर सेकने के बाद में क्या होता है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। कैसी रहती है फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये है, उसमें हल्का सा खिंचावपन रहता है, रबड़नुमा संरचना, रबड़नुमा उसमें फील होता है जब रोटी को खींचते हैं हम। तो जब हम उसको तवे पर सेकते हैं तभी ही ये स्थिति रहती है। जब हम उसको अंगार पे सेकेंगे तो क्या होगा, जैसे ही हम उसको अंगार पे या डायरेक्ट आँच पर सेकेंगे तो जो ग्लूटीन प्रोटीन होगी, प्लास्टिक प्रोटीन, वो खत्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। और उसके कारण उसके अंदर की जो प्लास्टिक वाली जो उसके अंदर प्रॉपर्टी है या प्लास्टिक वाला जो उसका गुण है वो खत्म हो जाएगा। इसलिए आप जैसे ही रोटी बनाओगे और उसको थोड़ी देर में रखोगे और वो रोटी हार्ड हो जाएगी। तो वो हार्ड इसीलिए होती है क्योंकि ग्लूटीन प्रोटीन जल चुकी है। या फिर आपके गेहूं में या आपके गेहूं का जो आटा है उसमें ग्लूटीन प्रोटीन की मात्रा पहले से ही कम है, तो भी ऐसी स्थिति हो सकती है। तो ध्यान रखिएगा ग्लूटीन प्रोटीन गेहूं में। अगला सवाल है, गेहूं के दाने के भंडारण हेतु, गेहूं में दाने भंडारण हेतु नमी की कितनी मात्रा होनी चाहिए? इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। गेहूं का हमें भंडारण करना है, गेहूं का भंडारण करना है तो हम गेहूं को पहले सुखाएं। तो कितना सुखाएं कि उसमें इतनी प्रतिशत नमी रह गई है, अब इसको सुखा सकते हैं, अब ये सुरक्षित तरीके से भंडारित किए जा सकते हैं। तो ऑप्शन ए है हमारा 15% से कम, ऑप्शन बी है 20% से कम, ऑप्शन सी है 40% से कम और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। बताइए जल्दी से, क्या जवाब होगा? ए बी सी या डी? 15% से कम रखेंगे नमी, 20% से कम रखेंगे, 10% से कम रखेंगे या कोई सा भी रख सकते हैं। जिसने ए जवाब दिया है 15% से कम, बिल्कुल सही जवाब है। सॉरी, से जवाब दिया है 10% से कम, बिल्कुल सही जवाब है। गेहूं का जब हम भंडारण कर रहे हैं या दानों का भंडारण कर रहे हैं तो उस स्थिति में हमेशा जो नमी की मात्रा रखी जाएगी वो कितनी रखी जाएगी? 10% से कम। जब तक 10% से कम दाने में नमी नहीं रह जाती तब तक उनको भंडारित नहीं करना है, वरना खराब होने की आशंका रहती है। अगला सवाल है, गेहूं की फसल में लगने वाला रोग बताना है आपको। गेहूं की फसल में लगने वाला रोग, ऑप्शन ए रोली रोग, ऑप्शन बी अनावर्त कंडवा रोग और ऑप्शन सी मोलिया रोग और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। ये उपयुक्त सभी यहाँ आएगा। आप ऑप्शन पर ध्यान मत दीजिए, मैं जो सुन रहा हूँ और मैं जो इंडिकेट कर रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। तो गेहूं की फसल में लगने वाला मेन रोग कौन कौन सा है? गेहूं की फसल में लगने वाले रोग बताने हैं आपको कौन कौन से हैं। रोली रोग, अनावर्त कंडवा, मोलिया या ऑप्शन डी? ए बी सी डी। जिसने डी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। गेहूं की फसल में लगने वाला रोग कौन सा होगा? गेहूं की फसल में लगने वाला रोग होगा रोली रोग, अनावर्त कंडवा और मोलिया रोग। तो ध्यान रखिएगा, रोली, अनावर्त और मोलिया तीनों ही कहाँ लगते हैं? तीनों ही गेहूं की फसल में लगने वाले रोग हैं। अगला सवाल है हमारा, गेहूं की फसल में गेहूंसा का पाया जाना निम्न में से किस प्रकार के खरपतवार का उदाहरण है? बताइए जल्दी से। गेहूं की फसल में गेहूंसा का पाया जाना किस प्रकार का खरपतवार है? सापेक्ष, निरपेक्ष, नकलची या उक्त सभी? जिसने से जवाब दिया है नकलची खरपतवार, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो गेहूं की फसल का गेहूंसा खरपतवार है वो एक नकलची खरपतवार है। कैसे है नकलची खरपतवार? देखो, ये मुख्य फसल है हमारी गेहूं, याद कैसे करना, ये मुख्य फसल है हमारी गेहूं और ये हमारी खरपतवार वाली क्रॉप है या पौधा है खरपतवार का। अब देखो ये इससे कितना नकल कर रहा है। मुख्य ये असली चीज़ ये है और नकली चीज़ ये है। इसने कितना कॉपी कर लिया, इससे पहला शब्द भी इसने कॉपी कर लिया, दूसरा भी इसने कॉपी कर लिया। तो दो शब्द इसने कॉपी कर लिए, तो कॉपी कर लिया या नकल कर लिया, तो इससे क्या हो गया? ये नकलची खरपतवार हो गया। तो ध्यान रखिएगा,
गेहूं का पौधा नकलची खरपतवार है। गेहूं सा क्या है, गेहूं के फसल में गेहूं सा क्या है, एक प्रकार का नकलची खरपतवार है। सेम गेहूं से की तरह, गेहूं की पौधे की तरह दिखता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, गेहूं के जैसा या गेहूं सा। अगला सवाल है गन्ने का कुल। जो गन्ना होता है उसका कुल बताना है आपको, कौन सा होगा। ऑप्शन ए कंपोजिटी, ऑप्शन बी ग्रेमिनी, ऑप्शन सी क्रूसीफेरी और ऑप्शन डी लिलिएसी। ए बी सी या डी, ए बी सी डी लिख दीजिए, बस ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ए बी सी या डी। गन्ने का कुल, जिसने बी जवाब दिया है ग्रेमिनी बिल्कुल सही जवाब है। जो गन्ना होता है वो किस कुल में है, गन्ना किस कुल में आता है, गन्ना आता है ग्रेमिनी कुल में। तो ध्यान रखिएगा, गन्ने का पौधा ग्रेमिनी कुल का उदाहरण है। अगला सवाल है हमारा, देखो जो गन्ना होता है, जो ग्रेमिनी होता है उसको घास कुल के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, गन्ना होता है उसको घास कुल के नाम से भी जाना जाता है। ग्रेमिनी कुल को, ग्रेमिनी कुल को घास कुल के नाम से जानते हैं। अगला सवाल है, गन्ने की फसल कितने ब्रिक्स वैल्यू पर कटाई हेतु उपयुक्त मानी जाती है। अब फिर मैं ये भी बताऊंगा आपको ब्रिक्स वैल्यू क्या होती है, पहले बता देता हूँ, फिर आप पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर जवाब देना। देखो जो गन्ना होता है वो हमारी मुख्य फसल किस लिए बोई जाती है, क्योंकि गन्ना मीठा होता है और गन्ने से हम क्या बनाते हैं, शक्कर बनाते हैं और इससे हम माल्ट भी बनाते हैं। माल्ट का उपयोग शराब बनाने में किया जाता है, इसलिए जहाँ पर गन्ने की शक्कर बनाने की फैक्ट्री होती है या शुगर मिल होती है वहाँ पर देसी शराब भी बनती है। तो ये तो बेसिक सी चीज़ थी, बता दी मैंने। अब जब गन्ने की फसल हमने उगा ली और हम कटाई करना चाहते हैं, तो कटाई करते समय हम उसमें कितना मीठा है, शक्कर की मात्रा चेक करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे ना। तो वो करेंगे, तो वो किससे करेंगे, वो हम करते हैं उससे TSS ज्ञात करते हैं, ब्रिक्स हैंड रिफ्रैक्टोमीटर से ज्ञात करते हैं। और उसमें जो वैल्यू होती है कि 10% शर्करा है या 20% शर्करा है, वो शर्करा की वैल्यू ही ब्रिक्स वैल्यू कहलाती है। समझ गए, यानी जो गेहूं का हमने क्या किया, गेहूं का एक गेहूं का गन्ना निकाला, उसके बाद में उसका रस निकाला और उस रस को हम हैंड रिफ्रैक्टोमीटर पर उसमें रखा, फिर उसके बाद में उसमें डाटा दिया हुआ होता है, उस अनुसार उसमें क्या आती है, उसमें प्रतिशत वैल्यू दिखाई जाती है कि 11% है, 12, 13, 14, 15, ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ शो होता है। तो कितने प्रतिशत ब्रिक्स वैल्यू आएगी, तब हम ये समझ लेंगे कि हाँ हमारा गन्ना पक गया है, कटाई के लिए बिल्कुल तैयार है। तो इसका जवाब देना है आपको 15, 18, 22 या 26। अब समझ गए होंगे ब्रिक्स वैल्यू क्या होती है। ब्रिक्स वैल्यू होती है गन्ने में शुगर की मात्रा या मीठेपन की मात्रा, ब्रिक्स वैल्यू कहलाती है। तो बताइए, जिसने बी जवाब दिया है 18 बिल्कुल सही जवाब है। गन्ने की फसल कितने ब्रिक्स वैल्यू पर काटी जाती है, गन्ने की फसल ब्रिक्स वैल्यू 18 पर काटी जाती है, ब्रिक्स वैल्यू 18 पर काट ली जाती है। देखो शक्कर जो होती है हमारी, चीनी, वो दो चीज़ों से बनाई जाती है, एक बनाई जाती है गन्ने से और एक बनाई जाती है चुकंदर से, एक गन्ने से और एक चुकंदर से। तो ध्यान रखिएगा, जो शक्कर या चीनी होती है वो गन्ने से और चुकंदर से बनाई जाती है। अगला सवाल है, गन्ने की प्रति हेक्टर औसत पैदावार कितनी प्राप्त होती है। गन्ने की प्रति हेक्टर औसत पैदावार बतानी है आपको। ऑप्शन ए 150 से 200 टन, ऑप्शन बी 250 से 300 टन, ऑप्शन सी 100 से 120 टन और ऑप्शन डी 300 से 350 टन। बताइए जल्दी से, गन्ने की प्रति हेक्टर औसत पैदावार बतानी है आपको, एक हेक्टर में कितनी पैदा होती है। जिसने सी जवाब दिया है 100 से 120 टन बिल्कुल सही जवाब है। जो गन्ने की प्रति हेक्टर पैदावार होती है वो 100 से 120 टन होती है। ध्यान रखिएगा, 100 से 120 टन पैदा होती है गन्ने की। अब पूछ लिया जाए कि गन्ने की बीज दर, तो गन्ने की बीज दर में ध्यान रखिए 40,000 इंटरनोड्स। इंटरनोड्स क्या होते हैं, देखो जो गन्ना होता है हमारा, उसमें आपने देखा होगा नीचे वाली जो कलियां होती हैं वो बड़ी होती है, लेकिन जैसे जैसे गन्ना ऊपर जाता है तो ऊपर वाली जो कलियां होती है वो पतली होती है, कमज़ोर होती है। लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें हार्मोन्स और अंकुरण के गुण ज़्यादा पाए जाते हैं। तो जो गन्ना होता है उसकी ऊपर वाली जो 3 कलियां होती हैं, उन्हीं कलियों को हम गन्ने के बीज के रूप में उपयोग में लेते हैं। तो अब एक हेक्टर में कितने उपयोग में लेंगे, एक हेक्टर में 3 आँख वाले 40,000 टुकड़े, एक हेक्टर में 3 आँख वाले 40,000 टुकड़े। एक टुकड़े में 3 आँख होनी चाहिए, यानी 3 पार्ट होने चाहिए उसके। और ऐसे हम कितने उगाएंगे, एक हेक्टर में 40,000 टुकड़े उगाएंगे। तो समझ गए होंगे आप 40,000 टुकड़े। और अगर आपको पूछ लिया जाए कि गन्ना जो होता है वो किस कुल का है, तो आपको पता ही है ग्रेमिनी कुल का है।
लोग इसको अलग कुल का समझ लेते हैं। ग्रेमिनी कुल का है, ध्यान रखिएगा। ग्रेमिनी को हम घास कुल भी बोलते हैं, पोएसी भी बोलते हैं, पेपिलियोनियसी भी बोलते हैं। क्वेश्चन वहाँ पर घुमा के ऐसे आएगा, फिर कहोगे आप सर क्या करूँ, मैंने तो पढ़ा नहीं, बताया ही नहीं सर ने तो बताया था बेटा, लेकिन आपका ध्यान नहीं था, आपका ध्यान उस समय चैटिंग पर था। आप उस समय लाइव चैट बॉक्स में बातें कर रहे थे जब सर बता रहे थे, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, तो ध्यान से सुनो। फिर वहाँ पर पंखे की ताड़ियाँ गिनोगे कि 10 है या 12 है या 18 है। अगला सवाल है, गन्ने की कटाई के समय ग्लूकोज की कितनी मात्रा होनी चाहिए? गन्ने की कटाई के समय ग्लूकोज की कितनी मात्रा होनी चाहिए? ऑप्शन ए 0.1%, ऑप्शन बी 0.5% से कम, ऑप्शन सी 0.5% से ज़्यादा, और ऑप्शन डी 1%। ए बी सी डी बताइए जल्दी से। कटाई में ग्लूकोज की मात्रा 0.1%, 0.1%, 0.5% से ज़्यादा, 0.5% से कम, या 1%। जिसने भी ऑप्शन दिया है 0.5% से ज़्यादा, बिल्कुल सही जवाब है आपका। ठीक है, तो गन्ने में कटाई की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 0.5% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, तब हम काटते हैं। जितना ग्लूकोज होगा उतना मीठा होगा। अगला सवाल है, गन्ने की बुआई ट्रेंच विधि से करते हैं। गन्ने की बुआई ट्रेंच विधि से करते हैं। ट्रेंच विधि क्या होती है? देखो मैंने बताया था आपको, हम गन्ने में क्या करते हैं, गन्ने के टुकड़े काम में लेते हैं, टुकड़े काम में लेते हैं। तो अब उनको उगाएंगे तो उसको किस में उगाएंगे? हम ट्रेंच में उगाएंगे। ट्रेंच क्या होती है? ट्रेंच होती है नालियाँ। तो हम खेत में क्या कर देते हैं? नालियाँ खोद देते हैं। तो ट्रेंच विधि से करते हैं। क्यों करते हैं, इसका कारण बताना है आपको। अंकुरण क्षमता बढ़ाने के लिए, फसल गिरावट को कम करने के लिए, टिलरिंग की क्षमता बढ़ाने के लिए, या उत्पादकता बढ़ाने के लिए। बताइए जल्दी से ए बी सी डी क्या जवाब होगा? अंकुरण क्षमता, फसल गिरावट, टिलरिंग या उत्पादकता। तो जवाब होगा इसका फसल को गिरने से रोकने के लिए, फसल गिरावट को कम करने के लिए हम क्या करते हैं? हम उसको उगाते हैं खाई के अंदर, या ट्रेंच या नालियों के अंदर। ट्रेंच को खाई बोलते हैं, नालियाँ भी बोल सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो गन्ने की बुआई करते हैं वो उसकी फसल गिरावट को कम करने के लिए की जाती है। अगली सवाल है हमारा, अगला सवाल है हमारा, गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण होता है? अब देखो, लाल सड़न रोग सिर्फ और सिर्फ गन्ने में ही होता है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। लाल सड़न रोग सिर्फ और सिर्फ गन्ने में ही होता है। जैसे बंची टॉप और पनामा विल्ट जो रोग हो रहे थे, वो मुख्य रूप से पनामा विल्ट और बंची टॉप सिर्फ और सिर्फ नींबू में हो रहे थे। तो लाल सड़न रोग किसमें होगा? गन्ने में होगा। अब गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण होता है, बताना है आपको। ऑप्शन ए विषाणु, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी फफूंद, और ऑप्शन डी शैवाल। बताइए जल्दी से ए बी सी डी, ए बी सी या डी। जिसने जवाब दिया है फफूंद, बिल्कुल सही जवाब है। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण होता है? गन्ने में लाल सड़न रोग होता है फफूंद के द्वारा। अब लाल सड़न रोग को हम बोलते हैं रेड स्ट्रिप्स डिजीज, यानी लाल धारियाँ बन जाती है उसमें। जो गन्ना होता है उसके अंदर लाल कलर की धारियाँ बन जाती है, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ लाल कलर की धारियाँ बन जाती है। तो उन धारियों को लाल सड़न रोग के नाम से जानते हैं, और ये होता है फफूंद के द्वारा। अभी तक इतना ही याद कर लीजिए, ये फफूंद के द्वारा होता है। और ये कौन सी फफूंद के द्वारा होता है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो ध्यान रखिएगा, लाल सड़न गन्ने में होता है, गन्ने में फफूंद के द्वारा होता है। कैसे होता है? जो गन्ना होता है उसमें लाल कलर की धारियाँ बन जाती हैं, और ये बनाता है फफूंद। ये सवाल मैंने आपको, इसका आंसर मैंने आपको बताया नहीं, वापस से बता देता हूँ मैं आपको, छूट गया था ये हमारा। गन्ने की इकसाली फसल बोने का उपयुक्त समय। अब देखिए, गन्ने की जो फसल होती है वो अलग अलग प्रकार से बोई जाती है। इकसाली मतलब 1 साल तक, अर्धसाली मतलब आधे साल तक, ऐसे बोई जाती है। जो 1 साल में तैयार हो जाती है, जो आधे साल में तैयार हो जाती है। तो इकसाली, अर्धसाली, ऐसे अलग अलग है। तो अब क्या है, अब गन्ने की इकसाली फसल बोनी है आपको, तो अब बुआई का उपयुक्त समय पूछा है। फरवरी मार्च, ऑप्शन बी जून जुलाई, ऑप्शन सी अगस्त से सितंबर, और ऑप्शन डी सितंबर से अक्टूबर। बताइए जल्दी से, गन्ने की इकसाली फसल बोने का उपयुक्त समय। गन्ने की इकसाली फसल बोने का उपयुक्त समय फरवरी मार्च, जून जुलाई, अगस्त सितंबर, सितंबर अक्टूबर। बताइए जल्दी से, ए बी सी या डी। ऑप्शन बताना है आपको बस, ए बी सी डी।
जिसने ऑप्शन ए वाला जवाब दिया है फरवरी मार्च, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो गन्ने की इकसाली फसल बोने का उपयुक्त समय है वो कौन सा है, वो है फरवरी मार्च। फरवरी मार्च में हम क्या करते हैं, गन्ने की इकसाली फसल बोते हैं। अगला सवाल है, गन्ना का लाल सड़न बता दिया मैंने आपको। गन्ने के पुष्प क्रम को कहते हैं, जो गन्ने का पुष्प क्रम होता है या पुष्प का प्रकार होता है उसका जवाब देना है आपको, उसको हम क्या कहेंगे। ऑप्शन ए स्पाइक, ऑप्शन बी पॉड, ऑप्शन सी एरो और ऑप्शन डी सिलिकुआ। बताइए जल्दी से क्या कहेंगे, स्पाइक, पॉड, एरो या सिलिकुआ। गन्ने के पुष्प क्रम को स्पाइक, पॉड, एरो या सिलिकुआ। जिसने एरो जवाब दिया है ऑप्शन से वाला बिल्कुल सही जवाब है। गन्ने के पुष्प क्रम को एरो के नाम से जानते हैं। गन्ने के पुष्प क्रम को हम एरो के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, गेहूं का पौधा होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गेहूं का पौधा पूछा है आपसे, 10 बार बता चुका हूं मैं आपको, अब जवाब आपको सही देना है बिल्कुल। ऑप्शन ए षष्ठ गुणित, ऑप्शन बी द्विगुणित, ऑप्शन ए अगुणित और ऑप्शन द विषम गुणित। बताइए जल्दी से गेहूं का पौधा क्या होगा, षष्ठ गुणित, द्विगुणित, अगुणित या विषम गुणित। गुणित का मतलब होता है गुणसूत्रों की संख्या का अनुपात, किससे गुणा कर रहे हैं हमको। तो जिसने जवाब दिया है षष्ठ गुणित, बिल्कुल सही जवाब है आपका ए वाला। षष्ठ गुणित को हम हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं हेक्साप्लॉइड। 6x इंटू 6, गुणसूत्रों की संख्या इंटू 6, समझ गए ना। जैसे 6x बराबर 42, गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6x बराबर 42। तो गेहूं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, गेहूं में गुणसूत्रों की संख्या होती है 42। तो 42 कौन से 42 है, वो 6x 42 है, ध्यान रखिएगा। वो 2x 42 नहीं है, 6x 42 है। तो गेहूं का पौधा हो गया हमारा षष्ठ गुणित। अगला सवाल है, गेहूं में सिंचाई के लिए सबसे क्रिटिकल स्टेज कौन सी है। जो गेहूं है उसमें सिंचाई की सबसे क्रिटिकल स्टेज मिल्क, फ्लावरिंग, सीआरआई और डफ स्टेज। अब वहां पर था शीर्ष जड़ फुटान, अब शीर्ष जड़ फुटान का दूसरा नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, बताना है आपको। अब वो नाम क्या है वो मैं बता चुका हूँ आपको, 3-4 बार बताना है अब आपको। अब इस आंसर का तो सही जवाब दे दीजिएगा आप। वैसे जो स्टूडेंट मैं देख रहा हूँ, काफ़ी स्टूडेंट है जो लगातार आ रहे थे कंटिन्यू, और उनकी तैयारी अब काफ़ी अच्छी हो चुकी है, सारे जवाब सही दे रहे हैं वो, बिल्कुल अच्छी बात है ये। जब मैं आपके लाइव चैट बॉक्स पढ़ता हूँ बाद में, तो मुझे सबके लगभग नाम याद हैं, कौन शुभम है, कौन अमित डोनावास है, कमलेश कौन है, निकिता कौन है, सबको जानता हूँ मैं, सबके नाम मुझे याद हैं। कौन शिवानी है, सबको जानता हूँ मैं। जवाब दीजिए, गेहूं में सिंचाई के लिए सबसे क्रिटिकल स्टेज। ऑप्शन ए, बे, से और दे। जिसने से वाला जवाब दिया है, सी वाला CRI स्टेज, बिल्कुल सही जवाब है। CRI स्टेज, गेहूं में सिंचाई के लिए सबसे क्रिटिकल स्टेज कौन सी है, CRI स्टेज, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं क्राउन रूट इनिशिएशन। इसकी फुल फॉर्म जो है वो क्या है, क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे कल इसी समय, तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और जो नए बच्चे हैं वो कमेंट करने के साथ साथ चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाना। थैंक यू।